नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में बताया था कि हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ाएंगे, जिसमें आपको मैंने काल विभाजन भी बताया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमने आपको समय भी बताया था। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि आदिकाल से शुरू किया था, आदिकाल के नामकरण भी बता दिए थे, जिसमें से आज हम आदिकाल के जो प्रमुख साहित्य हैं उसके भी चर्चा की गई थी। उन साहित्य के अंतर्गत जो सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य आपके जो आ जाते हैं, इनके रासो साहित्य, इनके अंतर्गत जो कवि आते हैं, उनकी रचनाएं आते हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे थे? आदिकाल। आदिकाल का जो समय मैंने बताया था सन 1000 से 1350 ईस्वी तक बताया था। ठीक है, ये समय बताया था। ठीक है, ये किसका आदिकाल का समय है। ठीक है, इसमें हमने बताया था आदिकाल के प्रमुख साहित्य कौन कौन से, जिसमें नंबर 1 पे साहित्य हमने बताया था रासो काव्य। अब रासो काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी रचनाएं, तो लिखेंगे कवि, एक लाइन यहां खींचेंगे, रचनाएं। ठीक है, अब कौन कौन से कवि इसके अंतर्गत आ जाते हैं रासो काव्य में, चलते हैं। तो पहले जो कवि आते हैं चंद्रबरदाई। ठीक है, ये पहले कवि हैं। इनकी रचना कौन सी आ जाती है? पृथ्वीराज रासो। दूसरी जो आ जाते हैं कवि, दूसरे कवि कौन आ जाते हैं? दूसरे आपके आ जाते हैं नरपति नाल जी की रचना जो है, वो नरपति नाल जी की रचना आती है बीसल देव रासो। ठीक है, तीसरे जो आपके कवि आ जाते हैं इसमें दलपति ठीक है, विजय। दलपत विजय, इनकी रचना कौन आ जाती है? दलपत विजय जी की खुमान रासो। चौथे कवि आपके आ जाते हैं जगनिक। ठीक है, जगनिक की जो रचना आती है परमाल रासो। इस प्रकार से ये आपके क्या हुए? रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इसके अंतर्गत कितने आ जाते हैं? रासो काव्य। तो रासो काव्य में जो कवि आते हैं चंद्रबरदाई जिनकी रचना है, पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल है, बीसल देव रासो इनकी रचना है, दलपत विजय है, खुमान रासो है, जगनिक की रचना है, परमाल रासो। ये इतनी रचना है। अगर पेपर में पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई किस युग के कवि हैं? तो ये आपके कितने हैं? आदिकाल में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमने आपको रासो काव्य के बाद बताया था सिद्ध साहित्य। ठीक है, सिद्ध साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी रचनाएं? ठीक है, सिद्ध काव्य में कौन कौन से रचनाकार आ जाते हैं? आ जाता है सरहपा, पहले आ जाते हैं सरहफा। ठीक है,
सरहपा की जो रचना आ जाती है वो आ जाती है दोहा कोश। दोहा कोश, सरहपा की रचना कौन सी है? दोहा कोश। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सरहपा पे सबरपा। सबरपा, ठीक है, सबरपा है, इनकी जो रचना आपकी आ जाती है सबरपा की चर्यापद। चर्यापद, ठीक है। तीसरी जो रचना आ जाती है डोम्बिपा। डोम्बिपा, ठीक है। डोम्बिपा की जो रचना आ जाती है वो योगचर्या है। योग चर्या, ठीक है। ये आपके कुछ थे, ठीक है, रासो काव्य और सिद्ध काव्य। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में कौन कौन से राइटर आ जाते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं, इसके बाद तीसरा पॉइंट डालते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य में कौन कौन से कवि और उनकी रचनाएं आती हैं? कवि रचनाएं, रचनाएं, इन पे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। पहले जो आ जाते हैं जैन साहित्य में कवि आपके आ जाते देवसेन। देवसेन, ठीक है। देवसेन की जो रचना आ जाती है श्रावकाचार। श्रावकाचार, ये किसकी रचना है? देवसेन की है, ठीक है। दूसरे जो जैन साहित्य में आ जाते हैं शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि की रचना कौन सी है? शालिभद्र सूरि की है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। तीसरे जो राइटर आपके आ जाते हैं आसुक कवि। आसुक कवि, ठीक है। आसुक कवि आ जाते हैं। आसुक कवि की रचना क्या है? चंदन बाला रास। चंदन बाला रास। चौथी रचना आ जाती है आपके, लेखक आ जाते हैं आसुक कवि जिन धर्म सूर्य। जिन धर्म सूर्य, तो जिन धर्म सूर्य की जो रचना आ जाती है आपकी स्थूल भद्राश। स्थूल भद्राश, ठीक है। ये इस तरह से कुछ जैन साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। अब चौथा जो इनका साहित्य आ जाता है नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य के अंतर्गत सिर्फ एक ही कवि आ जाते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ, तो गोरखनाथ की जो रचना है, इनकी जो रचना है, गोरखनाथ जी ने जो रचनाएं की हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ जी की है प्राण संकली। इनकी रचना है प्राण संकली, ठीक है। दूसरी रचना इनकी है प्राण संकली के बाद आत्मबोध
महेंद्र गोरख आत्मबोध, आत्मबोध। तीसरी है महेंद्र गोरख बोध। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आदिकाल के अंतर्गत ये प्रमुख साहित्य के में आ जाते हैं। इसके बाद में जो आपके अमीर खुसरो भी आदिकाल के अंतर्गत आते हैं, तो उन पे थोड़ा संक्षेप में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रासो काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के विषय में। ठीक है, आदिकाल में आते हैं राइटर आपके अमीर खुसरो। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो की जो रचना है, ट्रिक आप लोग लिख लेंगे, ट्रिक के माध्यम से इनकी रचना याद करेंगे। ट्रिक क्या है? खली की हालत नाजुक है। ठीक है, ये ट्रिक है। अब खली से जो रचना बनती है क्या है, पहली देखेंगे इनकी रचना। खलिक बारी। हालत से बनता है नाटक इनका, एक रचना बनते हैं हालत है कन्हैया। ठीक है, नाजुक से जो इनकी रचना बनती है नजराना ए हिंद। और इसके बाद चौथी रचना इनकी एक आ जाती आशिका, वो याद कर लेना अलग से, आशिका। ठीक है, और इसके बाद पांचवी जो इनकी रचना आ जाती है, पांचवी रचना है पहलिका। इस प्रकार से आपका अमीर खुसरो के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से इसको समझे होंगे। देखेंगे हिंदी साहित्य में पहला जो काल आ जाता है आदिकाल है। आदिकाल के अंतर्गत जो प्रमुख साहित्य है उस पर भी मैंने चर्चा कर ली है। प्रमुख साहित्य में आपका आ जाता है रासो काव्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य। उससे संबंधित जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण आपको बता दी है। जितना बताया वो वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अमीर खुसरो आते हैं, आदिकाल में ही आते हैं, तो उनका भी देखेंगे। तो उनकी जो रचनाएं हैं, तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, खली की हालत नाजुक है। इससे आप तक खली के मतलब हो जाता है खलीबारी रचना है इनकी। हालत से हो जाएगा हालत है कन्हैया रचना है इनकी। नाजुक से हो जाएगा नजराना ए हिंद। और दो और याद कर लेना, आशिका और पहलिका। ये इतनी प्रकार के इनकी कितनी है, इनकी टोटल 5 रचनाएं हैं। किसकी हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। यहाँ तक ये आपका आदिकाल कंप्लीट हुआ। और दूसरा जो वीडियो होगा इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको भक्तिकाल पढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं पे आज की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।